हाथों में हथियार लिए ये नौजवान कहीं युद्ध पर नहीं निकले हैं। ये तो बस सदियों पहले लड़े गए एक ऐसे युद्ध की याद ताजा कर रहे हैं जिनमें इनके पूर्वजों ने विजय प्राप्त की थी। हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन यह विजय उत्सव मनाने वाले ये लोग उरांव संप्रदाय के हैं। उरांव विश्वास करते हैं उनके पूर्वजों ने अपने तत्कालीन सरदार के छोटे भाई के नेतृत्व में मुगलों से लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। यह लड़ाई रोहतासगढ़ में लड़ी गई, जो आजकल बिहार राज्य में है। उन दिनों उरांव छोटा नागपुर के रहने वाले थे, लेकिन आज वे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे कई राज्यों में पाए जाते हैं। पिछली जनगणना के आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि सबसे ज्यादा उरांव बिहार में रहते हैं, लेकिन बिहार के विभाजन के बाद इनमें से अधिकांश लोग अब झारखंड के निवासी हैं। उड़ीसा में सबसे ज्यादा उरांव सुंदरगढ़ जिले में पाए जाते हैं। सन 1991 की जनगणना के अनुसार उड़ीसा में उरांवों की जनसंख्या थी 2,57,629। उसमें से 1,27,720 पुरुष थे और 1,29,909 महिलाएं। राज्य की कुल जनसंख्या में से 3.66% थे उरांव। उरांव कुड़ुक भाषा बोलते हैं। उरांव भले ही छोटा नागपुर से निकलकर एक विस्तृत इलाके में फैल गए हों, लेकिन जंगलों और पहाड़ों से उनका सदियों पुराना रिश्ता आज भी कायम है। शायद ही ऐसा कोई उरांव गांव होगा जो जंगलों और पहाड़ों से घिरा ना हो। उरांव के घर मिट्टी के बने होते हैं और छत खपरैल। घर के बाहरी दीवारों पर तरह तरह के रेखा चित्र बनाना उनकी एक विशेषता है। उरांव घर में आमतौर पर एक ही कतार में बने 3 कमरे होते हैं। तीनों को छूता हुआ होता है एक लंबा बरामदा और बरामदे से सटा हुआ मवेशियों का डेरा। चाहे नया घर बनाने के लिए जगह चुनना हो या घर में बच्चे का पैदा होना, उरांव जीवन का हर पहलू प्रथाओं और परंपराओं से नियंत्रित होता है। आज भी उरांव संप्रदाय में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वही रीतियां और नीतियां दोहराई जाती हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। बच्चे के नामकरण से जुड़ा रिवाज बहुत ही अनोखा होता है। बच्चे के जन्म का 10वां दिन होता है उसके नामकरण का दिन। उस दिन एक एक करके बच्चों के पूर्वजों का नाम लिया जाता है और हर नाम के बाद पत्ते से बने एक कटोरे में 3 धान डाले जाते हैं। जिस पूर्वज के नाम लिए जाने पर तीनों धान एक जगह में मिल जाते हैं, बच्चे को वही नाम दिया जाता है, क्योंकि उरांव मानते हैं कि उसी पूर्वज ने दोबारा जन्म लिया है। अधिकांश उरांव खेती करते हैं। धान उनकी प्रमुख फसल है, लेकिन वे मकई तथा उड़द, अरहर और कुल्थी जैसे कई तरह के दाल भी उगाते हैं।
किसी जमाने में उरांव वन्य जंतुओं और पक्षियों का शिकार भी किया करते थे, लेकिन शिकार पर प्रतिबंध लगने के बाद अब वे उसे पूरी तरह छोड़ चुके हैं। उरांव महिलाएं घर का खर्च चलाने में अपना पूरा सहयोग देती हैं। वे जंगलों से कई तरह के फल, पत्ते और दूसरी चीजें चुन कर लाती हैं और उन्हें पास के साप्ताहिक बाजार में बेचकर घर के लिए कुछ पैसे लाती हैं। समय निकालकर वे ताड़ या बांस के पत्तों से चटाई, थैला आदि भी बुनती हैं और गृहस्थी चलाने में अपने मर्दों का पूरा हाथ बटाती हैं। उरांव संयुक्त परिवारों में रहते हैं। उम्र में घर का सबसे बड़ा पुरुष घर का कर्ता धर्ता होता है। उरांव औरतें रोजगार में अपना योगदान तो देती ही हैं, साथ ही रसोई से लेकर घर की सफाई और बच्चों को पालने से लेकर पालतू पशु पक्षियों की देखभाल करने तक घर का लगभग हर काम भी संभालती हैं। पशु पक्षियों के प्रति लगाव उरांव बच्चा अपनी मां से ही विरासत में पाता है। उरांव के सामाजिक जीवन में आज भी सदियों पुरानी परंपराओं का प्रतिफलन देखने को मिलता है। आज भी उरांव के घर में जब कोई अतिथि पहुंचता है तो पांव धोकर उसका स्वागत किया जाता है। उरांव के सामाजिक जीवन में डंडा काटना का एक विशेष स्थान होता है। डंडा काटना एक पारंपरिक प्रथा है जिसके बिना उरांव का कोई भी शुभ काम आरंभ नहीं होता। उरांव का विवाह काफी हद तक हिंदू विवाह के जैसा होता है। बाजे गाजे के साथ वर अपनी टोली लिए कन्या के गांव पहुंचता है, जहां कन्या की महिला रिश्तेदार उनका स्वागत करती हैं।
कन्या को विवाह के लिए बने विशेष आभूषण पहनाए जाते हैं। फिर वर और कन्या दोनों को कंधे पर उठाकर विवाह स्थल तक लाया जाता है। कन्या के बाल संवारे जाते हैं और फिर उसकी मांग में सिंदूर भरा जाता है। विवाह के अंत में दोनों समधी एक दूसरे को तेल लगाते हैं। उरांव के दूसरे त्योहारों की तरह विवाह का अंत भी उनकी पारंपरिक शराब हंडिया पीने के साथ होता है। अंत में सभी गांव वालों को वर की ओर से खाना खिलाया जाता है। उरांव के जीवन में परंपराओं के प्रभाव का यह अर्थ नहीं है कि वे किसी पिछली शताब्दी में फंस कर रह गए हों। समय के साथ उनके रहन सहन में काफी परिवर्तन आया है और इसका प्रमाण मिलता है उनके पहनावे से। किसी जमाने में उरांव पुरुष लगभग 9 गज लंबा और 1 गज चौड़ा एक कपड़ा पहनते थे जिसे कराया कहा जाता है। लेकिन आजकल ज्यादातर उरांव वही कपड़े पहनते हैं जो दूसरे गैर आदिवासी लोग पहनते हैं। औरतें भला इसमें कैसे पीछे रहती। आधुनिक उरांव महिलाएं अपनी दादी परदादियों की खारियां छोड़कर देश के अन्य महिलाओं की तरह साड़ी पहनती हैं। इसी तरह का परिवर्तन उनके आभूषणों में भी देखने को मिलता है। पहले की उरांव महिलाएं कंसी और बेड़ियों पहनती थीं, तो आज वे गले में मालाएं और कानों में बाजार से खरीदी गई बालियां पहनती हैं। लेकिन हाथ या गला गुदवाने का शौक उरांव महिलाओं में आज भी पाया जाता है। उरांव के कई पारंपरिक वस्त्र और आभूषण अब केवल भुवनेश्वर के आदिवासी हरिजन शोध एवं तालीम प्रतिष्ठान के संग्रहालय में या 1915 में शरत चंद्र राय द्वारा रचित द ओरांव्स ऑफ छोटा नागपुर पुस्तक में छपी तस्वीरों में ही देखने को मिलती हैं। यही हाल उनके पारंपरिक हथियारों का है। अब इन हथियारों का इस्तेमाल केवल विजय यात्रा जैसे विशेष अवसरों पर सांकेतिक रूप से होता है, क्योंकि उरांव अब न शिकार करते हैं और न ही युद्ध। उरांव साल भर में कई पर्व और त्योहार बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। इनमें प्रमुख हैं फरवरी मार्च में मनाया जाने वाला फागुन पर्व, सितंबर अक्टूबर में कर्मा, मार्च अप्रैल में सारुल, बुद्ध पूर्णिमा के दिन विजय यात्रा और नवंबर दिसंबर में सहराई पर्व। इन अवसरों पर गांव के पुजारी, जिसे उरांव कालो के नाम से पुकारते हैं, की अहम भूमिका होती है। केवल त्योहारों में ही नहीं, शिशु के जन्म या विवाह जैसे विशेष अवसरों पर भी सारे पूजा पाठ कालो के हाथ से संपन्न होते हैं। गांव में एक अखाड़ा घर होता है जहां सारे पूजा पाठ होते हैं। कालो का ओहदा वंशानुक्रमिक नहीं होता, उसका चयन किया जाता है। कालो चयन की प्रक्रिया बहुत ही रोचक होती है।
10-12 गांवों से एक आदमी चुनकर उसकी आंखों में पट्टी बांध दी जाती है। फिर उसके हाथ में एक डंडा पकड़ा दिया जाता है जिसके दूसरे सिरे में एक सूप बंधा हुआ होता है। सूप से जमीन को टटोलते हुए वह आदमी जिसके घर में प्रवेश करता है उसी को कालो चुन लिया जाता है। इसी प्रक्रिया में फिर उसका एक सहयोगी भी चुना जाता है। कालो और उसके सहयोगी का चयन हो जाने पर गांव की महिलाएं दोनों की आरती उतारती हैं। धार्मिक स्वभाव के कुछ उरांव भगत बन जाते हैं। वे मांस मछली नहीं खाते और सादगी का जीवन बिताते हैं। कालो केवल पुरुष ही बन सकता है, लेकिन भगत नारी या पुरुष कोई भी बन सकता है। उरांव मूर्ति की पूजा नहीं करते। वे पूजते हैं तो केवल प्राकृतिक वस्तुओं को, जैसे पेड़ या दीमक। उरांव अपने मृतकों को दफनाते हैं। पहले शमशान में मरने वाले के लिए एक गड्ढा खोदा जाता है। फिर उसके शव को खाट पर लिटाकर शमशान तक लाया जाता है। वहां उसके सगे संबंधी अपने बाएं हाथ से शव पर चावल और उरांव का पसंदीदा शराब महुली डालते हैं। इसके बाद शव को दफना दिया जाता है। मृत्यु से जुड़ी उरांव रीति नीतियों की एक विशेषता यह है कि मृतक की सभी निजी चीजें उसके साथ दफना दी जाती हैं। एक जमाना था जब उरांव गांव में किसी के बीमार पड़ने पर उसे 2 आदमी अपने कंधों पर पड़े एक लकड़ी से झूल रही टोकरी पर बिठाकर आसपास के वैद्य या हकीम के पास ले जाते थे। लेकिन आजादी के बाद स्वास्थ्य सेवाएं अंदरूनी गांव तक पहुंच जाने से आजकल इसकी नौबत कम ही आती है। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ उरांव इलाकों में शिक्षा का काफी प्रसार हुआ है। देश के दूसरे बच्चों की तरह उरांव बच्चे भी आजकल स्कूल जाने लगे हैं। यही कारण है कि उरांव अब अपनी सीमित परिधि से निकलकर पूरे देश, यहां तक कि दुनिया में अपने संप्रदाय का नाम रोशन कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर केंद्रीय आदिवासी मंत्री जुएल उरांव और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान दिलीप तिर्की। उरांव इलाकों में शिक्षा और कृषि के विकास में केंद्रीय आदिवासी मंत्रालय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मंत्रालय की ओर से इन इलाकों में कई आवासिक विद्यालय स्थापित किए गए हैं और सिंचाई के लिए पानी के पंप लगाए गए हैं। और नमः जिया और नमः कया राम सिंह और नानी राम सिंह बिनती नानी और नमः जिया और नमः कया। उरांव ने काफी प्रगति की है, लेकिन प्रकृति और परंपराओं से उनका संपर्क आज भी अटूट है। उरांव गांव में आज भी शाम ढलने के बाद ढोल और नगाड़े बजते हैं। उरांव पुरुष और महिलाएं आज भी ढोल की ताल पर थिरकने के लिए बेताब होते हैं। उरांव पेड़ की पूजा करते हैं और इस अवसर पर कर्मा नृत्य करते हैं। और नमः जिया और नमः कया राम सिंह और नानी राम सिंह बिनती नानी।
फागुन नृत्य है और उरांव वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए ये नृत्य करते हैं। नाच और गानों में डूबकर उरांव अपने जीवन की सारी चिंताएं, सारी परेशानियां भूल जाते हैं।